वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सुगम भारती हिंदी चैप्टर 11 पार्ट 11 नई सुबह। ये चैप्टर संकलित है नई सुबह। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सीखने के बाद एक नई सुबह आती ही है। तो यहाँ पर किस चैप्टर से रिलेटेड है ये, किस प्रकार के इसमें प्रश्न किए गए हैं, किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो जाती है तो जीवन खत्म नहीं होता, उसके बाद एक वापस नई शुरुआत हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। आंगन में शहनाई बज रही थी, सुहागिनें मंगल गीत गा रही थी, देवकी चाची फूली नहीं समा रही थी। कभी इधर कभी उधर सजी धजी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त नजर आ रही थी। खुशी के वातावरण में भी गीता अनमनी से अपने कमरे में बैठी थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। बारात तो सुबह ही आ गई। चाचा ताऊ पिता सभी बारातियों की सेवा में व्यस्त थे। बारात वालों की फरमाइशें चल रही थी, सब उन्हें पूरा करने में लगे थे। गीता देवकी की इकलौती लड़की थी। महिलाओं के द्वारा उसके भाग्य को सराहा जा रहा था। बाई बोली, बड़ा अच्छा लड़का मिला है, इंजीनियर है, कोई मांग नहीं रखी है। गीता को देखते हुए मौसी ने कहा, और फिर सुंदर सुशील गीता में भी तो कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी सुघड़ है हमारी गीता। बातें सुनकर गीता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसका मन अनजानी शंका से घिरा हुआ था। ये जो चैप्टर है ये आपको एक विवाह समारोह से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं। बड़ी कठिनाई से रामनाथ जी ने यह संबंध तय करवाता था। जब लड़का तथा उसके पिता लड़की देखने आए थे तो घर आंगन में मानो बाहर आ गई थी। बातचीत होते होते बात दहेज पर आई। लड़के के पिता ने बड़े अंदाज में कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है। फिर भी यदि आप अपनी लड़की दामाद को कुछ दे तो हमें एतराज़ नहीं है। रामनाथ जी विनीत भाव से बोले, जो कुछ है हमारा धन तो गीता ही है। लड़के के पिता ने कहा, बात आपकी सच है, पर खाली हाथ मुंह में नहीं जाता, हमारे सम्मान की भी बात है, लड़का तो हीरा है। रामनाथ जी ने हाथ झुलाते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं का पूरा मान रखूंगा, और संबंध तय हो गया। ये बातें गीता को अच्छी नहीं लगी। शायद पिताजी लड़के के पिता की जान नहीं पाए। गीता को उनकी बातों में छलावा स्पष्ट नजर आ रहा था, परंतु लोक लाज के कारण बड़ों के बीच में बोलना उसे उचित नहीं समझा। वह उस समय चुप रही। उसके जाने के बाद उसने अपनी माँ देवकी से कहा, माँ, मुझे इन लोगों की बातों से लग रहा है कि ये दहेज के लालची है, दहेज मांगेंगे। पर माँ कब मानने वाली थी। वह बोली, बेटी, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं और हम भी करेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वह बोली, कैसा सुंदर राजकुमार सा लड़का है, अच्छा भरा पूरा परिवार मिला, घोड़ा गाड़ी सुखी के सभी साधन हैं, मैं तो धन्य हो गई जो ऐसा रिश्ता मिला है। गीता ने विवशता से कहा, माँ, सब साधनों से सुख नहीं मिलता, लोग अच्छे होने चाहिए। आपने शंभुपुरा वालों का रिश्ता उनकी गरीबी के कारण ठुकराया, पर मुझे लगता है कि वे लोग अच्छे हैं। चुप रह, ऐसी बातें मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। गीता को छिड़कते हुए माँ ने कहा। सुसंस्कारी गीता चुप्पी साध गई। सांझ हुई। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। दिन भर बारातियों और दूल्हे के नखरे उठाते उठाते चाचा ताऊ भी झल्लाने लगे। चाचा रामनाथ से बोले, यह भी कोई बात है, वे लोग बात बात में अड़ रहे हैं, दिन के खाने में आइसक्रीम मांग रहे हैं। यह गांव है, यहाँ क्या तुरंत आइसक्रीम मिलती है? तुम्हें तो पता भी नहीं, मेरे सूरज को मोटरसाइकिल से कस्बे भेजकर मंगवाई। ये तो तंग कर रहे हैं। रामनाथ बोला, भाई बाराती है, थोड़ा बहुत तो तंग करते हैं, बुरा मत मानो। चलो, बारातियों के स्वागत के लिए आई फूल मालाएं कहाँ है? वह बोला, वह तो गीली बोरी में दबा कर रखी है। फिर सभी अपने काम में लग गए। गाजे बाजों के साथ बारात बड़े ठाट बाट से आई। दूल्हा घोड़ी से उतरा और वहीं खड़ा रह गया। दूल्हा और उसके पिताजी बोले, रामनाथ जी, दूल्हा दरवाजे पर कार में बैठकर ही आएगा, पैदल कैसे आए, कुछ व्यवस्था करो। रामनाथ जी के पांव तले जमीन खिसकने लगी। कार कहाँ से लाए? किसी ने कहा, सेठ जी की मांग लाए। दूल्हे के पिता ने कहा, हम मांगी हुई कार की नहीं, अपनी कार की बात कर रहे हैं। दूल्हा इंजीनियर है, कार तो चाहिए ही। यह सुनकर घराती और बाराती कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर पहले जो रौनक थी वह समाप्त हो गई। बाजे बंद हो गए, सन्नाटा छा गया। रामनाथ अपना सिर पकड़कर बैठ गए।
उन्हें चाचा पकड़कर घर में लाए। बारात भी जनवासे लौट गई। बात बढ़ गई। सजी सवरी गीता वरमाला की तैयारी में थी, तभी उसने सुना कि दूल्हे ने कार की मांग रखी है। वह सिर से पांव तक कांप गई। एक बार तो उसे लगा कि उसकी सांस ही थम गई है, किंतु दूसरे ही पल उसने कड़क आवाज में कहा, माँ, मैंने कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। बात दूल्हे के कानों तक पहुँची। वह घबरा गया, अपने पिता को कोसने लगा। अब क्या, बाजी हाथ से निकल गई। नेक्स्ट पेज। इधर गीता ने अपने पिताजी से निवेदन करते हुआ, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, यदि कोई व्यक्ति वधू या अपने उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह दंडनीय होता है। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। वह बोली, पिताजी, आप शंभुपुरा वालों के घर जाइए, सारी बात कहिए, वे जरूर मान जाएंगे। वे उस लड़के को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, वह आपकी लाज रख लेगा। गीता की बात पर सभी ने विचार किया। आधी रात हो गई। गीता के चाचा और ताऊ तुरंत शंभुपुरा के लिए रवाना हो गए। शंभुपुरा पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी को सारी घटना बताई और कहा, हम आपका संबंध स्वीकार न कर भारी गलती की हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप कृपा कर संबंध स्वीकारें तो हम आपके आभारी रहेंगे। रघुनाथ जी बहुत ही मिलनसार और मानवतावादी थे। वे गीता जैसी सुशील सुंदर बहू पाने की सोचकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सहर्ष यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और अपने कुछ सगे संबंधियों को लेकर लगन मंडप में पहुंच गए। मध्य रात्रि के बाद विवाह संपन्न हुआ। सुबह होते होते गीता की विदाई हो गई। इधर रात भर दूल्हा और उसके पिता बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें इंतजार था कि कोई मनाने आएगा। कुछ बाराती भी बुरा भला कहते हुए चले गए, कुछ रुके रहे। जब उन्हें पता लगा कि रात में लड़की को ब्याह कर विदा कर दिया गया, तब उन पर मानो घड़ों पानी गड़ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। कार के स्थान पर अपमान का दहेज लेकर उन्हें बिन ब्याहे घर लौटना पड़ा। सब तरफ बदनाम हुई हुई सौलख। गीता का आंचल आशीषों से भर गया। यह नई सुबह गीता के लिए नई खुशियाँ लेकर आई थी। तो यह है दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड यह एक चैप्टर है कि विवाह के समय लड़की के साथ जो दान दहेज दिया जाता है, जो भी उपहार दिया जाता है, वह दहेज के कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ लालची लोग जो होते हैं वह क्या है, कई प्रकार से दहेज की मांग करते हैं। तो ऐसे लोगों को सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।